नमस्कार। चलिए आज ज्योतिष की एक ऐसी गुत्थी को सुलझाते हैं जिसका नाम सुनते ही कई लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गंडमूल नक्षत्र की। आखिर क्या है इसके पीछे का सच? आइए परत दर परत इस रहस्य को खोलते हैं। जरा सोचिए, किसी घर में एक नन्हे मेहमान के आने की खुशी का माहौल है और तभी किसी की धीमी सी आवाज आती है, बच्चा मूलों में तो नहीं हुआ? और बस इसी एक सवाल के साथ खुशियों के बीच एक अजीब सी खामोशी और कानाफूसी का दौर शुरू हो जाता है। और यहीं से उस डर की शुरुआत होती है जो कई परिवारों के मन में बैठ जाता है। एक गहरी चिंता कि इन खास नक्षत्रों में पैदा हुआ बच्चा कहीं परिवार के लिए कोई मुश्किल तो नहीं लाएगा, जैसे कि पैसों की तंगी या माता पिता की सेहत के लिए कोई चुनौती। अब देखिए, ये डर सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। इसकी जड़ें एक खास ज्योतिषीय गणना में हैं। ज्योतिष के ग्रंथों के हिसाब से ये माना जाता है कि जन्म के वक्त कुछ नक्षत्रों की स्थिति का असर परिवार पर सीधे तौर पर पड़ सकता है। तो चलिए इन सब चिंताओं और कानाफूसियों से हटकर अब सीधे ज्योतिष के नजरिए से देखते हैं कि आखिर ये गंडमूल नक्षत्र बला क्या है। अब बात भावनाओं की नहीं बल्कि तथ्यों की होगी। देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि जन्म के समय चंद्रमा आसमान में कहाँ था। अगर चंद्रमा उन 6 खास नक्षत्रों में से किसी एक में बैठा है तो ज्योतिष के हिसाब से कहा जाता है कि जन्म गंडमूल में हुआ है। बस इतनी सी बात है। और एक दिलचस्प बात यह है कि ज्योतिष में कुल 27 नक्षत्र होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ ये 6 नक्षत्र ही इस श्रेणी में आते हैं। मतलब ये कोई रोज रोज होने वाली घटना नहीं है, लेकिन हाँ, जब होती है तो ज्योतिष में इसे काफी अहमियत दी जाती है। तो ये 6 नक्षत्र हैं कौन कौन से? इनके नाम हैं अश्विन, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। जब किसी के जन्म के समय चंद्रमा इनमें से किसी एक नक्षत्र से गुजर रहा होता है तब गंडमूल की स्थिति बनती है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये पता कैसे चलेगा? क्या इसके लिए किसी बहुत बड़े विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे जानने के तरीके काफी सीधी और सरल हैं। इसके 2 बहुत ही आसान तरीके हैं। पहला तो ये कि किसी भी ऐप या सॉफ्टवेयर से बनी कुंडली में देख लीजिए कि चंद्रमा का नक्षत्र कौन सा है। और दूसरा तरीका तो और भी आसान है। अगर कुंडली में जन्म के समय पहली दशा बुध या केतु ग्रह की चल रही है तो समझ लीजिए कि जन्म मूलों में ही हुआ है। लेकिन अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। गंडमूल का नाम सुनते ही उसे पूरी तरह से बुरा या अशुभ मान लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। हर नक्षत्र के 4 हिस्से यानी 4 चरण होते हैं। अब अश्विनी को ही ले लीजिए। पहला चरण पिता के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन दूसरा, तीसरा और चौथा चरण वो तो व्यक्ति को समृद्ध जीवन, ऊंचा पद और सम्मान दिलाते हैं। इसी तरह मघा के पहले 2 चरण माता पिता के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन तीसरा और चौथा चरण उसी व्यक्ति के लिए समृद्धि और शुभ फल लेकर आते हैं। और जब हम इन सभी 24 संभावित नतीजों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। लगभग 42% परिणाम व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा शुभ और फायदेमंद होते हैं और उतने ही यानी 42% परिवार के लिए कष्टकारी। तो ये जो अशुभ होने वाली धारणा है वो यहाँ आकर पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि लगभग आधे नतीजे तो असल में बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन कहानी अभी बाकी है। इस विश्लेषण में एक और परत है जो पूरी तस्वीर को और भी दिलचस्प बना देती है। बात सिर्फ नक्षत्रों की नहीं है, बात उनके मालिक ग्रहों की भी है। ये जो 6 नक्षत्र हैं, इनके मालिक सिर्फ 2 ग्रह हैं। एक है बुध और दूसरे केतु। बुध जो बुद्धि और बातचीत की कला के प्रतीक हैं, और केतु जो हमें अध्यात्म और दुनिया से अलगाव की ओर ले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों ग्रहों का गहरा असर व्यक्ति के स्वभाव पर पड़ता है। और बुध केतु के इसी शक्तिशाली असर की वजह से अक्सर ये माना जाता है कि गंडमूल में जन्मे लोग बहुत बुद्धिमान और आध्यात्मिक सोच वाले होते हैं। हाँ, वे थोड़े जिद्दी जरूर हो सकते हैं, लेकिन यही जिद उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद भी करती है। और यहीं पर हमें सबसे जरूरी बात समझनी है।
ज्योतिष में कभी भी किसी एक ग्रह या एक नक्षत्र के आधार पर कोई नतीजा नहीं निकाला जाता। ये एक बहुत बड़ी पहेली की तरह है। पूरी तस्वीर देखने के लिए पूरी कुंडली का विश्लेषण जरूरी है, जिसमें दूसरे ग्रहों की स्थिति और यहाँ तक कि माता पिता की कुंडली भी बहुत मायने रखती है। तो ठीक है, हमने समस्या को समझा, उसकी बारीकियों को जाना। अब सवाल उठता है कि अगर कोई चुनौती है भी तो क्या इसका कोई समाधान है? चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। तो इन ज्योतिषीय चुनौतियों के लिए क्या उपाय है? परंपरागत रूप से ज्योतिष शास्त्र में एक खास उपाय सुझाया गया है, जिसे शांति पूजा कहा जाता है। ये एक विशेष अनुष्ठान है जो इन नक्षत्रों के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने के लिए किया जाता है। अब सवाल है कि ये पूजा कब की जाए। इसके लिए सबसे अच्छा समय जन्म के 27वें दिन को माना गया है, क्योंकि तब आसमान में वही नक्षत्र दोबारा आता है। लेकिन अगर किसी वजह से ये मौका चूक जाए तो घबराने की कोई बात नहीं। इसे बाद में भी, जब भी वो नक्षत्र दोबारा आए या फिर शादी से पहले भी करवाया जा सकता है।